हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10th के नोट्स और PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का हिंदी गोधूली भाग 2 के गद्य खंड का छठा पाठ बहादुर, जो कि एक कहानी है, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको बहादुर कहानी का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपको कक्षा 10 के हिंदी गोधूली भाग 2 के किसी भी पाठ का लघु उत्तरीय या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर या फिर संपूर्ण व्याख्या की वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोधूली गद्य खंड संपूर्ण व्याख्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर और लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ की व्याख्या की वीडियो को और लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देर न करते हुए हम आपको बहादुर कहानी का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पढ़ाते हैं। आपके बुक में दो टाइप का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर होता है, एक होता है पाठ के साथ वाला और एक होता है पाठ के आसपास वाला। लेकिन पाठ के साथ वाला क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, पाठ के आसपास वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए होता है। तो हम आपको दोनों क्वेश्चन पढ़ा देंगे, लेकिन आप अच्छे से याद रखिएगा पाठ के साथ वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना है, मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना है। मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम इस वीडियो में आपको सभी के सभी क्वेश्चन याद करवा दें, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि लेखक जो है, इस पाठ के लेखक अमरकांत जी हैं, तो उनको क्यों लगता है कि जैसे उन पर एक भारी दायित्व आ गया हो। तो नौकर बनने हेतु दिल बहादुर सामने खड़ा है, निर्मला घर के कामों से परेशान रहती है, नौकर वाले लोग मौज से रहते हैं, लेखक के सामने खड़ा है नौकर बनने के लिए बहादुर, नौकर रखना उसके लिए निहायत जरूरी है। तो इसी स्थिति में लेखक को लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। अर्थात जब लेखक इन सभी बातों को सोचता है, जब उनके सामने बहादुर खड़ा रहता है, जब वह बहादुर से मिलता है तो वह मन ही मन इन सभी बातों को सोचता है कि हमारे घर में नौकर बनने के लिए दिल बहादुर सामने खड़ा है। जो हमारी पत्नी है, जो लेखक की पत्नी थी निर्मला, वह भी घर के कामों से परेशान रहती थी और उनके भाइयों के यहाँ सभी के सभी घरों में नौकर थे और उनकी सभी भाभियाँ, जो लेखक की भाभियाँ थी, वे सभी ऐश मौज से रहती थी। और लेखक की पत्नी का अस्वस्थ भी रहने लगी थी, लेखक की पत्नी का तबीयत भी खराब हो गया था अधिक काम करने के कारण। इसलिए इस स्थिति में उनको लग रहा था कि नौकर रखना भी अत्यंत जरूरी है। तो इन सभी बातों को सोचते सोचते इस स्थिति में लेखक को लगता है कि जैसे उन पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वे इस बात को सोचकर बिल्कुल परेशान हो रहे थे कि नौकर को रखूं या ना रखूं। तो ऐसी स्थिति में उन पर बिल्कुल ही भारी दायित्व आ गया था, ऐसा उनको लग रहा था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनों शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। अर्थात अपने शब्दों में बताइए कि जब पहली बार बहादुर दिखा था तो वह कैसा था। तो पहली बार बहादुर दिखा था तो वह कैसा था, कैसा नहीं था, ये पाठ में मैंने बिल्कुल ही अच्छे से समझा रखा है। और अगर आपने इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा तो आप इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर अपने लैंग्वेज के अनुसार भी लिख दीजिएगा। वैसे आप याद करना चाहिएगा तो इन क्वेश्चन को याद करने में आपको अधिक समय लग जाएगा, इसलिए पहले आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन आंसर समझा देते हैं। इसके पाठ अगर आपने इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा तो इसके बाद ही इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि पाठ में जब अपने बहादुर के बारे में पढ़ा था तो पहली बार बहादुर कैसा दिखा था, उसके शब्दों में वर्णन कीजिए। तो बहादुर खड़ा खड़ा अपनी आंखें मलका रहा था, 12-13 वर्ष की उम्र है, धिगना चईकट्ठा शरीर गोरा रंग, धिगना चईकट शरीर गोरा रंग, चपटा मुंह है, सफ़ेद गंजी, आधी बाह वाली सफ़ेद कमीज, भूरे रंग का पुराना जूते पहना था, गले में स्काउटों की तरह बंधे रुमाल थे। अर्थात जब लेखक बहादुर को पहली बार देखते हैं तो वे देखते हैं कि बहादुर खड़ा खड़ा अपनी आंखें मलका रहा था, 12-13 वर्ष की उम्र है, ठिगना चईकट शरीर गोरा रंग, चपटा मुंह है, सफ़ेद गंजी, आधी बाह वाली सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था और गले में स्काउटों को इस तरह बांध रखा था, बंधे रुमाल थे जो स्काउटों की तरह लग रहे थे। तो अपने शब्दों में बहादुर का पहला वर्णन ऐसा ही था। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। अर्थात लेखक को ऐसा क्यों लगने लगता है कि उसके घर में नौकर को रखना अभी अत्यंत जरूरी अर्थात नितांत आवश्यक था। तो लेखक के भाइयों के यहाँ नौकर थे, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया कि लेखक के जितने भी भाई थे उन सभी के यहाँ नौकर थे। भाभियाँ आराम से रानियों की तरह बैठकर समय बिताती थी। उसके विपरीत जो लेखक की पत्नी निर्मला थी वह दिन भर काम करते करते परेशान रहा करती थी। ऊपर से निर्मला अस्वस्थ भी रहने लगी थी। ऐसी हालत में लेखक को लगता था कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था।
अर्थात लेखक को इसलिए लगता है कि नौकर रखना जरूरी है क्योंकि जब भी वह अपने किसी रिश्तेदारों के यहाँ जाता है तो देखता है कि सभी जगह नौकर रहते हैं और नौकर घर के सभी कामों को करते हैं। और उसके घर में जितने भी उसके बड़े भाई थे सभी अपने घर में नौकर रखे हुए थे। उसकी जितनी भी भाभियाँ थी वे सभी आराम से रानियों की तरह बैठकर समय बिताती थी, चारपाइयाँ तोड़ती थी। लेकिन उसके विपरीत जो लेखक की पत्नी निर्मला थी वह दिन भर काम करते रहा करती थी और परेशान रहा करती थी। ऊपर से जो निर्मला थी वह अस्वस्थ भी रहने लगी थी, उनका तबीयत भी खराब हो गया था। इसी हालत में लेखक को लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था और वे नौकर के रूप में बहादुर को फिर अपने घर लाते हैं। तो लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया, तो इसमें आपको सिर्फ 2 पॉइंट को बताना है कि लेखक सभी के यहाँ नौकर को देखकर सोचता है कि नौकर रखना अत्यंत जरूरी है। और उसके विपरीत जो मेन कारण था वह यह था कि उसकी पत्नी जो निर्मला थी वह दिन भर काम करती थी, जिसके कारण वह अस्वस्थ भी रहने लगी थी, उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा था। तो पाठ में आपने पढ़ा था कि साले साहब से लेखक को बहादुर की वह किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा था जिसमें उसके द्वारा नेपाल को छोड़कर भारत आने का किस्सा है। अर्थात जो नेपाल में दिल बहादुर का घर था और वह माँ की मार के कारण नेपाल को छोड़कर भारत आ जाता है, तो वही किस्सा साले साहब से लेखक को असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, जो बहादुर था वही पूछा जा रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया। तो यह क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। इसका बिल्कुल ही शॉर्ट आंसर है कि जो बहादुर था, बहादुर की माँ उसको बहुत मारती थी। एक दिन भैंस के कारण गुस्सैल माँ ने उसे अधमरा कर दिया था। उसी गुस्सा से वह अपने घर से भाग गया था। जो बहादुर था एक दिन वह भैंस चराने के लिए गया था और जो भैंस थी माँ की अत्यधिक प्यारी थी, जिस कारण वह भैंस से चिढ़ता था और उसने भैंस की एक दिन डंडे से पिटाई कर दी थी। और उसी जगह पर उसकी माँ एक जगह खेतों में काम कर रही थी और उसकी जो भैंस थी वह भाग कर माँ के पास चली गई। तो जब उसकी माँ ने देखा कि बेजुबान जानवर चरना छोड़कर मेरे पास यहाँ आ गई तो ज़रूर इसको बहादुर ने मारा होगा, और वह मारे गए अनुमान कि बहादुर ने इसको कितना मारा होगा, इस अनुमान को लगाकर जब बहादुर उसके पास आता है तो वह उसी डंडे से उसकी दुगनी पिटाई कर देती है और वहीं उसको छोड़कर घर चली जाती है, जिस कारण वह रात भर जंगल में रहता है। और सुबह जब वह उठता है तो उसको लगता है उसकी माँ के लिए उसका कलेजा फट जाता है और इसी कारण वह उसी गुस्सा से अपने घर से भाग जाता है और भागकर यही लेखक के यहाँ नौकर का काम करने लगता है। तो यह था फुल स्टोरी। आंसर में मैंने बिल्कुल ही 2 लाइन में बिल्कुल स्टिक आंसर बताया। आप स्टिक आंसर को एग्जाम में लिखिएगा, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस आंसर ये लिखना है कि बहादुर की माँ उसको बहुत मारती थी। एक दिन भैंस की गुस्सा के कारण गुस्सैल माँ ने उसे अधमरा कर दिया था। उसी गुस्सा पर वह अपने घर से भाग आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। आपने पाठ में पढ़ा होगा तो जो बहादुर था उसका पूरा नाम दिल बहादुर था। तो इस पाठ में बार बार उसको बहादुर कहा जा रहा है, अर्थात उसके बहादुर कहा जाने के कारण उसके दिल शब्द को क्यों उड़ा दिया गया था, इस बात पर विचार करें। तो बहादुर के नाम से दिल शब्द को निर्मला ने उड़ा दिया। विचारणीय है क्यों? संभवतः निर्मला को बोलने में अथवा उसको बुलाने में कम समय की लागत होगी। दिल से जो बहादुर हो वह शरीर से बहादुर हो ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन बहादुर की शारीरिक क्षमता बहादुर जैसा ही थी, मात्र वह दिल से ही बहादुर नहीं था, इसलिए दिल हटाकर बहादुर के नाम से पुकारा जाता था। अर्थात जब वह नौकर के यहाँ काम करने जाता है और नौकर की जो पत्नी, लेखक की जो पत्नी है वह निर्मला है, तो जो निर्मला है वह उसके दिल बहादुर शब्द से दिल को शब्द को उड़ा देती है और सिर्फ उसको बहादुर कहकर पुकारती है। अर्थात वह ऐसे इसलिए करती है कि उसको पुकारने में और बुलाने में कम समय की लागत हो, अर्थात उसको जल्दी पुकार ले कि बहादुर यहाँ आओ। दिल से जो बहादुर की हो वही शरीर से बहादुर हो ऐसा संभव नहीं होता, ऐसा वह सोचती है। लेकिन जो बहादुर वह शारीरिक क्षमता से भी बहादुर था, मात्र वह दिल से ही बहादुर नहीं था, वह अपने शरीर से बहादुर था। इसलिए वह दिन भर फिरकी की तरह उसके घर में काम करता रहता था और उसके आने से निर्मला की स्वास्थ्य में भी सुधार आ गया था। इसलिए दिल हटाकर बहादुर के नाम से उसे पुकारा जाता था। यही कारण था कि बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया था। व्याख्या करें। इसके बाद वाला आपका क्वेश्चन है व्याख्या करें। इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बोर्ड एग्जाम में हर बार 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम आपको एक बार सिंपली समझा देते हैं कि आपके एग्जाम में आएगा एक प्रकार का लाइन, और इस लाइन को पढ़कर आपको सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि ये किस किताब का है। आपके हिंदी बुक में, आपके हिंदी सिलेबस में 2 किताब है, एक है हिंदी वर्णिका और दूसरा हिंदी गोधुली। ये हम आपको हिंदी गोधुली पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हिंदी वर्णिका भी शुरू किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि यह किस बुक की लाइन है, हिंदी वर्णिका की या फिर हिंदी गोधुली की है। उसके बाद आपको ये पता लगाना है कि ये लाइन हिंदी गोधुली में किस पाठ की लाइन है और उस पाठ के लेखक कौन है, और इस पंक्ति के द्वारा लेखक उस पाठ में हमको क्या बताना चाहते थे। इसी को कहते हैं व्याख्या करना।
तो ये लाइन है, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। तो इस जब आप पाठ को पढ़े रहिएगा, सभी पाठ को जब आप अच्छे से पढ़े हुए रहेगा तो आप लाइन को पढ़ते ही पता लगा लीजिएगा कि यह किस बुक के, किस पाठ के, किस लेखक के द्वारा लिखी हुई पंक्ति है। तो सबसे पहले जब आपको पता चल जाएगा कि यह किस बुक की है, किस लेखक की है, किस पाठ की है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी से 2 नंबर एग्जाम में आ जाता है। आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड के बहादुर शीर्षक कहानी से लिया गया। बहादुर शीर्षक कहानी से लिया गया, जिसके लेखक अमरकांत जी हैं। और इस पंक्ति में लेखक हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि, इतना लिखने के बाद आपको पंक्ति का व्याख्या लिख के समझा देना है। लेखक दफ्तर से आता है तो लोग, घर के लोग अपना अपना अनुभव सुनाते देख बहादुर वो लेखक के सामने आकर सिर झुका लेता है और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। कुछ मामूली घटना की रिपोर्ट देकर हंसने लगता है। उस समय उसकी हंसी लेखक को बड़ी कोमल और मीठी लगती है, लगती है जैसे मानो फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई है। यहाँ पर उसके मुख को फूल और उसके दांतों को पंखुड़ियाँ की उपमा देकर उपमलाकार का प्रयोग हुआ है। तो आप इस पाठ की व्याख्या को अच्छे से समझ गए होंगे, इस पंक्ति की व्याख्या को। तो व्याख्या कैसे एक्सप्लेन करना है आप अच्छे से समझ गए होंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप एग्जाम में व्याख्या को बनाइएगा। सबसे पहले आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड के बहादुर शीर्षक कहानी से लिया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बहादुर पाठ है यह किस प्रकार की विधा है, कहानी है, निबंध है, व्यक्ति चित्र है, साक्षात्कार है, क्या है। तो यह एक कहानी है, तो कहानी से लिया गया। और उसके बाद उसके लेखक का नाम लिखना है कि इस पाठ के लेखक अमरकांत जी हैं। वे इस पंक्ति के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि लेखक जब दफ्तर से आता है तो घर के लोग अपना अपना अनुभव सुनाते देख बहादुर भी लेखक के सामने आकर सिर झुका लेता है और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। कुछ मामूली घटना की रिपोर्ट देकर हंसने लगता है। तो उसी समय लेखक उसकी हंसी को देखकर बड़ी कोमल और मीठी जैसी लगती है, मानो जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। यहाँ पर उनके मुख के फूल, बहादुर का जो मुख है, जो चेहरा, उसको फूल और उसके दांतों को पंखुड़ियाँ की उपमा देकर उपलाकार का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हमारा दूसरा व्याख्या है, पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। इस पंक्ति के व्याख्या में आपको सिर्फ ये समझाना है कि इस पंक्ति में क्या बताया जा रहा है। तो कोई भी पंक्ति हो, सबसे पहले तो जो हमने आपको बताया कि उतना आपको लिखना जरूरी है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड के बहादुर कहानी से ली गई है, जिसके लेखक अमरकांत जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से इस प्रसंग में बहादुर को मारने वालों की संख्या जब 2 हो गई है, अर्थात पहले तो जब उसकी पिटाई सिर्फ और सिर्फ किशोर से हुआ करती थी, जो निर्मला का बड़ा बेटा था, लेकिन जब निर्मला भी उस पर हाथ चलाने लगती है, तो जब बहादुर को मारने वाले की संख्या 2 हो जाती है, तो किशोर के साथ साथ निर्मला के हाथ भी बहादुर पर पीटने लगता है। कभी कभी एक गलती पे, मतलब जब वह गलती कभी एक गलती करता था, लेकिन पहले उसको किशोर पीटता था और उसके बाद उसी गलती के लिए उसको निर्मला भी पीटती थी। तो कभी कभी एक गलती में दोनों मारते थे। उसका मन नहीं लग रहा था, जिसके कारण बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। जब उसको बहुत अधिक पीटा जा रहा था, उसको बेसुलीकी से उसके साथ पेश किया जा रहा था, तो उससे भूल गलतियाँ भी अधिक होने लगी थी। जब किसी का मन शुद्ध हो तो भला कैसे किसी काम में मन लगेगा। जब मन नहीं लगेगा तो गलतियाँ तो होगी ही। इसी कारण इस पंक्ति के द्वारा लेखक हम लोगों को बताते हैं कि पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड के बहादुर शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके कहानीकार अमरकांत जी। इतना आपको हर व्याख्या में लिखना है। व्याख्या पंक्ति को पढ़कर आपको पहले ये पता लगा लेना है कि ये किस बुक का, किस पाठ का, किस लेखक का कहानी है, किस लेखक की पंक्ति है, और उसके बाद इसकी व्याख्या को बताना है। तो यह व्याख्या, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। तो कहानी के संदर्भ में बहादुर जैसे कर्मठ ईमानदार नौकर बिना तनख्वाह लिए सब कुछ छोड़ भाग जाता है। तब किशोर बहादुर को खोजने के लिए पूरे शहर को छान डालता है, बहादुर कहीं नहीं मिलता। अंत में किशोर निर्मला से कहता है कि अम्मा, यदि बहादुर मिल जाता तो उससे माफ़ी मांग लेता, कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। अर्थात जब उसको बहुत अधिक पिटाई की जाती है तो वह बहादुर घर में आए और लेखक के प्रति अपने व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण घर छोड़कर भाग जाता है। तो उसके भागने के बाद जो किशोर था वह पूरे शहर में उसको ढूंढता है और अपनी माँ को कहता है कि अम्मा, अगर वह मिल जाए तो मैं उससे माफ़ी मांगूंगा और उसको वापस फिर कभी नहीं मारूंगा। तो सब घर में कहते हैं कि अगर वह घर से कुछ चुरा कर भी ले गया होता तो हम लोगों को संतोष हो जाता कि वह कुछ तो लेके गया, क्योंकि वह अपनी तनख्वाह भी एक बार नहीं लेता है। उसको कहा जाता है कि जब तुम घर जाओगे तो एक ही बार तुमको तनख्वाह के साथ विदा कर दिया जाएगा। वस्तुतः बहादुर जैसा ईमानदार कर्मठ नौकर बिना तो मुश्किल ही है, मिलना तो मुश्किल ही है। फिर बहादुर कुछ नहीं ले गया, उसने अपनी कमाई को भी छोड़ दिया। भला इतना बड़ा त्यागी के चले जाने पर कौन संतुष्ट होगा। इसलिए इतना बड़े त्यागी के जाने पर सभी के सभी लोग घर पर रोने लगते हैं और जो निर्मला है वह आंखों पर आंचल रखकर रोने लगती है।
हमारा नेक्स्ट पंक्ति है, यदि मैं ना मारता तो शायद वह न जाता। इस पंक्ति को कौन कहता है कि यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। प्रस्तुत उक्ति अमरकांत जी की। अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर शीर्षक कहानी में जब लेखक बहादुर को मार दिए थे तब बहादुर सब कुछ छोड़कर भाग जाता है। तो लेखक को अपनी लघुता का अनुभव होने लगता है कि यदि मैं न मारता तो वह शायद न जाता। वस्तुतः किशोर मारा, निर्मला मारे, लेकिन बहादुर नहीं भागा। लेखक के हाथ मार खाकर समझ आता है कि हमको समझने वाला अब कोई नहीं, तो भाग गया। अर्थात लेखक सोचते हैं कि यदि मैं न मारता तो वह शायद ना जाता, क्योंकि पहले वो बहुत दिनों से किशोर भी उसकी पिटाई कर रहा था, निर्मला भी उसकी पिटाई कर रही थी, लेकिन वह घर छोड़कर नहीं भाग रहा था। इसी कारण लेखक को लगता है कि जब वह उसको पीटता है तब लग जाता है बहादुर को कि इस घर में अब मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पहले वह लेखक को सुनकर घर में रह रहा था शांति से, लेकिन जब लेखक भी उस पर हाथ चला देता है तो वह घर छोड़कर भाग जाता है। हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है, उस चित्र का आशय स्पष्ट करें। काम काज के बाद रात में बहादुर जब अपने बिस्तर पर जाता है तो लेखक बड़े ही मनोरंजक और मार्मिक शब्दों में चित्रण करते हुए कहता है कि वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब से नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता तो बाईं ओर काफ़ी झुक रहती थी। फिर एक छोटा आईना निकालकर अपना मुंह देखता था और प्रश्न नजर आता था। बाद में पुराने ताश की गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड और कागज़ की नावें निकालकर कुछ गोलियां और उनसे खेलता। बाद में धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाता, जिससे लेखक समझ तो नहीं पाते थे क्योंकि वह पहाड़ी गाना गाया करता था, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा है, जिसका आशय है कि बहादुर घर परिवार बंधु से दूर रहकर भी अपने गीत के माध्यम से अकेलापन को दूर करता है। तो वह इन सभी गीत को काम धाम के बाद जब वह रात को अपने बिस्तर पर जाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्यों का चित्र में प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है। तो वह जब काम धाम करके अपने बिस्तर पर जाता है तो सबसे पहले तो अपनी जेब से नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता है। उसके बाद वह एक छोटा सा आईना निकाल कर उसमें बंदर की तरह मुंह बनाकर अपना मुंह देखता है और बहुत अधिक प्रश्न होता है, बहुत अधिक हंसने लगता है। उसके बाद अपनी जेब से पुराने ताश की गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड और कागज़ की नावें निकालकर और गोलियां और उनसे खेलता है, और उसके बाद में धीमे धीमे स्वर में पहाड़ियों गाने के साथ गुनगुनाने लगता है, जो गाने उस घर के किसी भी लोग को समझ तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उसके गाने से उनके घर में एक पहाड़ की निर्जनता में अपने बिछड़े हुए साथी को बुला रहा है, जिसका आशय है कि बहादुर घर परिवार बंधु से दूर रहकर भी अपने गीत के माध्यम से अपनी अकेलापन को दूर कर लेता है। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा था। अर्थात जब पहली बार बहादुर लेखक के घर में आता है और नौकर का काम करता है तो उसके आने से परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा था। तो बहादुर के आने से लेखक सहित घर और परिवार वाले सदस्यों पर विशेष प्रभाव पड़ा। लेखक को सबसे पहले तो ऊंचाई का एहसास होने लगा, क्योंकि उसके भाइयों के घर में भी नौकर था। वह कहीं भी किसी रिश्तेदार के वहाँ जाता था तो सभी के यहाँ नौकर रहा करते थे, जिस कारण उसको लगता था, नीच का अनुभव होता था कि उसके घर में नौकर नहीं है। तो सबसे पहले तो उसके घर में जब नौकर आया तो लेखक का प्रभाव पड़ा कि उसको अपने आप में ऊंचाई का एहसास होने लगा। वे लोग के मोहल्ले से पहले से तुच्छ समझने लगे थे। वे लेखक किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, किसी को ठीक ढंग से देखते भी नहीं थे। कई बार पड़ोसियों के बीच कहते सुनाए थे पढ़ते थे कि किसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रखता है। अर्थात जब लेखक के पास नौकर आ जाता है तो वह अपने आप को ऊंचा समझने लगता है, वह अपने पड़ोसियों को तुच्छ समझने लगता है। वह बात बात में कहता है कि जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। निर्मला भी फूले नहीं समाती थी, अपनी बड़प्पन पड़ोसियों के बीच करती थी। परिवार के सभी सदस्य संपूर्ण काम बहादुर से करवाने लगे थे। किशोर का मन तो बढ़ा था ही, बहादुर के आ जाने से उसके काम पहले होने लगे थे इत्यादि। तो यही सभी प्रभाव पड़े थे लेखक के आने से, बहादुर के आने से। तो बहादुर के आने से कुछ प्रभाव और भी पड़े थे, जैसे कि निर्मला के स्वास्थ्य में सुधार आ गया था। आप उन सभी बातों को भी लिख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप पाठ पढ़ी रहिएगा तो अपने लैंग्वेज के अनुसार भी कुछ भी लिख दीजिएगा, तो जो एग्जामिनर होगा वह 101% आपके क्वेश्चन को पढ़कर आंसर जरूर देगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कारणों से बहादुर एक दिन लेखक का घर भी छोड़ देता है। किन कारणों से बहादुर एक दिन लेखक का भी घर छोड़ दिया। बहादुर ईमानदार कर्मठ नौकर था। जब तक बहादुरों को सदस्यों का प्यार मिलता रहा वह लेखक के घर काम करता रहा। जब लेखक का पुत्र किशोर उसे पीटना लगा तो वह हंस हंस कर झेलता रहा। जब घर की मालकिन निर्मला भी उस पर हाथ उठाई तो भी वह सह लिया, परंतु जब लेखक भी बिना गलती में उसकी पिटाई करते हैं तो उसका हृदय फट जाता है। वह समझ जाता है कि अब इस घर में कोई नहीं है जो मेरी सच्चाई को समझ सके। अतः बहादुर जो है वह लेखक के घर को छोड़कर भाग जाता है। अर्थात जब उसकी जो रिश्तेदार आती है वह 11 रुपये खोने का प्रपंच रचती है तो बहादुर
को जो लेखक हैं इस पाठ के वे भी उसको पीट देते हैं। तो सबसे पहले तो किशोर उसकी पिटाई करता है, वह फिर भी घर छोड़कर नहीं भागता। उसके बाद निर्मला भी उसकी पिटाई करने लगती है, फिर भी वह घर छोड़कर नहीं भागता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो इस पाठ के लेखक हैं, जो इसके मालिक हैं, वे उसकी बातों को समझ रहे हैं। लेकिन जब लेखक के द्वारा भी उसकी पिटाई कर दी जाती है, तब वह समझता है कि इस घर में अब मेरी सच्चाई को कोई भी समझने वाला नहीं है। इस कारण बहादुर लेखक के घर को छोड़कर भाग जाता है। बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें किया गया कि बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगता है और इस पर आरोप का उस पर क्या असर पड़ता है। तो बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर तो साफ है कि बहादुर नौकर है। आजकल लोग नौकर चाकर पर विश्वास करते ही नहीं, फिर बहादुर पर कौन करेगा। यही बात सोचकर रिश्तेदार की पत्नी ने बहादुर पर गलत आरोप मढ़ दिया। पुनः इतना बड़ा आरोपी और कौन बन सकता था। रुपये चोरी के मनगढ़ंत आरोप से उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ा, उससे प्रभावित होकर वह उदास हो गया। उससे अधिक गलतियां होने लगी। मालिक मालकिनी के प्रति उसका मन क्षुब्ध हो उठा और वह घर से भाग निकला। इसी प्रपंच के कारण तो वह घर से भाग गया था। घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। हमने जितना आपको समझा दिया कि अब इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बता दीजिएगा कि जो घर आई रिश्तेदार थी उसने कैसा प्रपंच रचा था और उस प्रपंच का क्या परिणाम निकला था। तो लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने 11 रुपये चोरी का प्रपंच रचा था, क्योंकि उनको वहाँ कुछ भी खर्च नहीं करना पड़े। इस बात को सोचकर वे बहादुर पर आरोप लगा देते हैं कि उसने मेरे 11 रुपये चुरा लिए हैं। इस प्रपंच के परिणाम स्वरूप लेखक भी अपनी सूझबूझ खो देती है और घर के लोगों में बहादुर को मारने पीटने की क्रिया में बढ़ोतरी आ जाती है। उसी प्रपंच के कारण लेखक के घर को छोड़कर भाग जाता है बहादुर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। अर्थात जब प्रपंच रचा जाता है तो उस प्रपंच के कारण सबसे पहले तो बहादुर की और अत्यधिक पिटाई होने लगती है, जिस कारण वह घर को छोड़कर भाग जाता है। तो यही है कि जब वह बहादुर घर छोड़कर चला जाता है तो सबको पछतावा क्यों होता है, उसके पछतावा होने का कारण क्या है। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा हुआ क्योंकि बहादुर जैसे ईमानदार कर्मठ नौकर अब कहाँ मिल सकता है, तथा वह कुछ ले भी नहीं गया। उसने अपना तनख्वाह भी छोड़ गया। उस पर जो गलत आरोप थे वे सभी लोगों ने अपनी मर्यादा खोकर उसकी पिटाई करने लगे थे। इन सभी गलतियों के कारण उनके पछतावा होता है कि सबसे पहले तो वह हमारे यहाँ इतने वर्षों तक काम करता है और किसी भी प्रकार का कोई तनख्वाह लिए बिना ही घर छोड़कर भाग जाता है। वह अपना भी सभी सामान को घर में छोड़कर भाग जाता है और सबसे मुख्य बात कि वह उस पर गलत आरोप से उसकी पिटाई करता है और इन सभी गलतियों के कारण घर वालों को पछतावा होता है बहादुर के चले जाने पर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर, किशोर, निर्मला और कथावाचक का चरित्र चित्रण करें। इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस टाइप का कि बहादुर कैसा था, उसका चरित्र कैसा था, किशोर कैसा था, उसका चरित्र कैसा था। अर्थात इस एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, बहादुर, किशोर, निर्मला और कथावाचक का चरित्र चित्रण करें। तो 1 बाय 1 हम आपको सभी का चरित्र चित्रण बताते हैं कि वह कैसा था, पाठ में उसका क्या पात्र था। तो सबसे पहले आप समझिए बहादुर के बारे में। बहादुर अमरकांत का नौकर है। वह नेपाल भारत सीमांचल प्रदेश का उत्तर रहने वाला है। वह हंसोड़, ईमानदार एवं कर्मठ नौकर है। हंसोड़ का मतलब होता है हंसमुखिया। वह हर बातों पर हंसता रहता था। वह हंसोड़, ईमानदार एवं कर्मठ नौकर है। वह माँ के डर से भागकर भारत आया था। अमरकांत जी सपरिवार उसको मारते पीटते हैं, जिसे वह हंसते हुए सह लेता है, परंतु जब उसे गाली गलौज पसंद नहीं आती वह स्वाभिमानी है। माँ बाप के प्रति उसकी आस्था उत्तम है, क्योंकि जब बाप के नाम गोली लोग खाते हैं तो यह प्रतिकार करता हुआ दिखाई पड़ता है। मान सम्मान चाहने वाले बहादुर के प्रति जब लेखक के परिवार वाले का विश्वास उठने लगता है तो वह अपनी ईमानदारी का परिचय देने के लिए लेखक या लेखक के साले साहब का दिया हुआ गंजी, कमीज और जूता भी छोड़कर वह चला जाता है। अर्थात बहादुर के चरित्र चित्र में आपको सिर्फ इतना समझना है कि बहादुर अमरकांत का नौकर है। उसका घर नेपाल में है। वह नेपाल को घर से भाग कर आया था यहाँ लेखक के यहाँ और उसके यहाँ काम करने लगता है। लेकिन जब वहाँ भी उसको सभी लोग मारते पीटते हैं तो वह हंसते हुए सह लेता है, परंतु जब उसे सब गाली गलौज करने लगते हैं तो वह उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है, क्योंकि वह एक स्वाभिमानी नौकर है। माँ बाप के प्रति उसकी आस्था उत्तम है, क्योंकि जब बाप के नाम गाली लोग देते हैं तो वह प्रतिकार करता हुआ दिखाई पड़ता है। मान सम्मान चाहने वाले बहादुर के प्रति जब लेखक के परिवार वाले पर विश्वास उठने लगता है तो वह अपनी ईमानदारी का परिचय देने के लिए लेखक या लेखक के साले साहब का दिया हुआ गंजी, कमीज और जूता, अपना सब कुछ, तनख्वाह वगैरह सब कुछ छोड़कर घर छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद चरित्र चित्रण आपको समझना किशोर कौन था। तो किशोर लेखक का पुत्र है। वह शान शौकत में रहना पसंद करता है। बहादुर के प्रति रोब जमाना ऐसा लगता है कि वह रोबीला हो।
परंतु वह सहृदय है, क्योंकि जब बहादुर भाग जाता है तो बहादुर को खोजने का प्रयास करता है। वह अपने अम्मा से कहता है कि यदि बहादुर मिल जाता तो उससे माफ़ी मांगकर उसे रोक लेता और उसको कभी नहीं मारता। ये था किशोर का चरित्र चित्रण की। चरित्र चित्रण में आपको सिर्फ इतना ही लिखना होता है। किशोर के बारे में आप जो जो कहानी में पढ़े उन्हीं सभी बातों को लिख दीजिए। किशोर के बारे में आपने पढ़ा था कि किशोर लेखक का पुत्र था, तो वही इसमें लिखा हुआ किशोर लेखक का पुत्र है। वह शान शौकत से रहता था, वह सभी कामों बहादुर से करवाता था, बहादुर को मारता पीटता था। उन्हीं सभी बातों को आपको उसके चरित्र चित्र में लिखना है। और जब बहादुर भाग जाता है तो वह अपनी हृदयता के कारण पूरे शहर में छान मारता है बहादुर को और खोजता है, और लास्ट में बोलता है कि अम्मा अगर वह मिल जाए तो मैं उसको रोक लूँगा और उससे माफ़ी भी मांगूंगा और उसको कभी वापस नहीं मारूंगा। इसके बाद निर्मला के चरित्र चित्रण देखिए। जो निर्मला है वह लेखक की पत्नी है। वह अपने शान शौकत की बड़प्पन सुनना चाहती है। वह नौकर रखना गर्व मानती है, लेकिन अंधविश्वासी होने के कारण वह बहादुर जैसे ईमानदार एवं कर्मठ बहादुर पर विश्वास नहीं करती है। वह भाग्यवादी भी है, इसलिए कहानी के अंत में निर्मला अपने भाग्य को कमजोर मारकर भाग्य पर रोती है। यदा कदा वह अन्य स्त्रियों के बहकावे में भी आ जाती है, अर्थात वह अन्य स्त्रियों के बहकावे में आती है कि तुम इसको रोटी बना के खिलाती हो, इसके लिए रोटी मत बनाओ, तुम सभी के लिए खाना बना लो और उसके अपने रोटी खुद बनाने के लिए कहो। तो जब ऐसी बातचीत उसको अन्य पड़ोसियों के द्वारा समझाया जाता है तो इन्हीं से बहकावे में आकर वह बहादुर पर हाथ चलाने लगती है, जिस कारण उन सभी पिटाइयों को सहकर बहादुर घर छोड़कर भाग जाता था। ये था निर्मला का चरित्र चित्रण। इसके बाद अमरकांत। जो अमरकांत है वह इस पाठ का लेखक ही आप अच्छे से जानते हैं, बहादुर कहानी पाठ के लेखक अमरकांत जी हैं। तो जो अमरकांत है वह बहादुर कहानी का लेखक है। वे शान शौकत में रहना पसंद करते हैं, नौकर चाकर रखना गौरव की बात मानते हैं। अमरकांत जी को बड़प्पन सुनने में बड़ा आनंद आता है। निर्मला को अधिक परिश्रम करते देख नौकर रखते हैं। लेखक भी अंधविश्वासी है तथा वास्तविकता को समझ नहीं पाते हैं। लेखक को शीघ्र गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन अपनी गलती समझ आने पर पश्चाताप भी करते देखे जाते हैं। अर्थात जब 11 रुपये खो जाने की बात पर वे अपनी वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं और आखिरकार बहादुर पर हाथ उठा देते हैं, जिस कारण उसको लगता है कि अब मेरी समझदारी को, हमारी सच्चाई को समझने वाला इस घर में कोई नहीं है, तो वह घर छोड़कर भाग जाता है। तो जब वह भाग जाता है तो अमरकांत जी को भी जब अपनी गलती समझ आती है तो उसे भी पश्चाताप करना पड़ता है। तो ये था अमरकांत जी का चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण में आपको सिर्फ यही लिखना होता है कि जो बहादुर था, किशोर था, निर्मला था और कथावाचक अर्थात इस पाठ के जो कथावाचक अमरकांत जी हैं उन्होंने कहानी में किस रोल को निभाया, अर्थात कहानी में क्या क्या उनके साथ हुआ, क्या क्या उसने किया, उन्हीं सभी बातों को सिर्फ आपको लिख देना, यही होता है चरित्र चित्रण। तो चरित्र चित्रण को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। आप अच्छे से उस क्वेश्चन को एग्जाम में अच्छे से बना के आइएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस होता है। जो निर्मला इस कहानीकार की पत्नी है, जब बहादुर चला जाता है तो उसके चले जाने पर बहादुर जो निर्मला है वह किस बात का अफसोस करती है। तो बहादुर के चले जाने पर निर्मला को अफसोस होता है कि वह कुछ ले भी नहीं गया, ना कोई कपड़ा, ना जूता और ना तनख्वाह का एक पैसा, सब कुछ छोड़कर चला गया। इसी बात को सोचकर निर्मला को बहुत अधिक अफसोस होता है कि उस पर मैंने बिना गलती चोरी का इल्ज़ाम लगवाया और चोरी के इल्ज़ाम के कारण उसको सभी के द्वारा पीटा गया। लेकिन जब वह घर से भाग जाता है तो अपने सभी कपड़े जूते को भी घर में ही छोड़ देता है, अपने कपड़े जूतों को भी नहीं लेके जाता है। तो उनको लगता है कि ना ही वह कपड़ा ले गया, ना ही जूता ले गया और ना ही तनख्वाह का एक पैसा ले गया। तो इसी बात को सोचकर निर्मला को अफसोस होता है। कहानी छोटा मुंह बड़ी बात क्या कहती है। कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है। इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। कोई भी कहानी, कविता छोटा मुंह बड़ी बात कह डालती है। बहादुर कहानी भी समाज की यथार्थता को पूर्ण रूप से उजागर करता है। मध्य वर्ग के लोग ऊंचे वर्ग के लोगों का अनुचर होते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि मध्य वर्गीय परिवार वालों को उच्च वर्गीय लोगों पर राह चलने नहीं आता ही नहीं। मध्य वर्ग के लोगों में नौकरों के प्रति उदारता का अभाव होता है, जिसके कारण नौकर उनके यहाँ टिक नहीं पाते हैं। यह कहानी भी यही कहती है कि मनुष्य प्रेम मान चाहता है, वह स्नेह और सम्मान के सम्मुख पैसा का कोई महत्व नहीं देता है। यह कहानी भी बीती है, यह कहानी भी बोती है। एक पारिवारिक मोह में पढ़कर पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। यह कहानी भी बोलती है कि सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। झूठ का सहारा लेने से सत्यता कुठित हो जाती है। जो व्यक्ति यथार्थता को नज़रअंदाज करता है उसे ही पश्चाताप की आग में जलना पड़ता है। अर्थात इस कहानी के जरिए कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है। इस दृष्टि से जो आप बहादुर कहानी पढ़ें उस पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। तो उस पर विचार करते हुए सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि हम लोगों को कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब झूठ का सहारा लेकर लेखक और उनकी पत्नी जब बहादुर की पिटाई करते हैं तो उनको बाद में यथार्थ नज़रअंदाज करता है, उसे ही पश्चाताप की आग में जलना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए।
कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा। अर्थात जैसा कि आप ये पढ़ रहे हैं तो पूरे पाठ में आपने नौकर 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 के बारे में पढ़ा, तो पूछा यही जा रहा है कि जो कहानी का शीर्षक है, कहानी का शीर्षक बहादुर है, तो कहानी के शीर्षक बहादुर की सार्थकता स्पष्ट कीजिए कि कहाँ तक वह सार्थक है। और लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा। बहादुर शीर्षक सार्थक है क्योंकि नौकर बहादुर ही तो है। वह नौकर की तरह नहीं काम करता बल्कि उस परिवार में हर एक काम को अपने ढंग से करता है। यदि वह काम करने में बहादुर है तो ईमानदारी में भी बहादुर था, अतः बहादुर शीर्षक ही अधिक सार्थक है। तो इस कहानी का शीर्षक बहादुर इसलिए रखा जाता है, नौकर इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि बहादुर भी तो इस कहानी का नौकर ही है और वह नौकर की तरह काम घर में नहीं करता है बल्कि उस परिवार की सदस्य की तरह हर एक काम को बिल्कुल ही अपने ढंग से करता है। यदि वह काम करने में बहादुर था तो जैसा कि आपने पाठ में देखा, बहुत अधिक उसको पीटने पर भी वह अपनी ईमानदारी को नहीं खोता है और वह ईमानदारी में भी बहादुर था। अतः बहादुर शीर्षक ही इस पाठ के लिए सार्थक है, नौकर शीर्षक बिल्कुल ही अनुचित है। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक नौकर नहीं रखा क्योंकि बहादुर नौकर तो अवश्य था, लेकिन जब तक लेखक के घर रहा केवल स्नेह का इच्छुक रहा। उसे परिवार से प्रेम चाहिए था, वह मान इज्जत चाहता था, पैसा नहीं। तभी तो उसने इतने दिनों से तनख्वाह की मांग भी नहीं की थी। जब नौकर तनख्वाह के लिए नौकरी करता है, पैसा यदि उसे नहीं मिलता तो नौकर मालिक के यहाँ चोरी करता है। बहादुर उन सबसे विपरीत था, जबकि उसको तनख्वाह नहीं मिलता था फिर भी वह चोरी नहीं करता था। जबकि उसको यहाँ वहाँ 4-5 पे आने गिरे हुए मिल जाते थे तो वह उन पैसों को भी उठाकर निर्मला को दे देता था। पुनः जब बहादुर को नाम से ही पुकारा जाता था तो अन्य शीर्षक रखना कैसे उचित होगा। अर्थात बहादुर को इस कहानी में बार बार बहादुर नाम से ही पुकारा गया है, तो इस कहानी का अन्य शीर्षक रखना भी उचित नहीं होता। अतः लेखक ने नौकर शीर्षक न देकर बहादुर शीर्षक दिया है क्योंकि बहादुर शीर्षक इस कहानी के लिए बिल्कुल ही सार्थक शीर्षक है। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो कहानी का सारांश भी बहुत अधिक, इससे भी बहुत अधिक बड़ा होगा और हमने बहुत बार बता रखा है कहानी का सारांश का मतलब होता है आपने कहानी में क्या पढ़ा उसको बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी में संक्षिप्त रूप में लिख दीजिए। कहानी में आपने जो जो पढ़ा उन्हीं बातों को लिख दीजिए। और अगर आपने कहानी को नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो के बाद इस पाठ के व्याख्या के वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से समझ जाइएगा तो आप सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल ही आसानी से समझ जाइएगा। जितने भी आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा, इसके बाद अगर आप पाठ को एक बार फिर से देख लेते हैं तो आप इन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कभी भी नहीं भूल पाइएगा। तो कहानी का सारांश में सिर्फ आपको यही लिखना है, कहानी में जो जो हुआ इन सभी बातों को अच्छे से दर्शा देना है, यही कहानी का सारांश होता है। अगर आपको कहानी के सारांश को समझना है तो आप कमेंट कीजिएगा। इस कहानी के सारांश के लिए एक स्पेशल वीडियो भी मैं ला दूंगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि कहानी का सारांश स्वयं लिख दीजिए। तो कहानी के सारांश कैसे लिखा जाता है इस पर मैं एक वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। तो इस पाठ के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया गया। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाए। और इस वीडियो में हमने बिल्कुल स्टिक आंसर बताए हैं, जिस आंसर को पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगे और इन आंसर को लिखने से एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूरा नंबर देगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर इसके पीडीएफ के अलावा भी अन्य कई चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पीडीएफ मिल जाएंगे और क्लासेस के अपडेट भी आपको वहीं मिलेंगे। और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप अपनी समस्या को कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।